कल वाली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे यहाँ तक 147 तक। ठीक है कि ल्यूटोलाइटिक फैक्टर क्या करवाता है, रिग्रेशन ऑफ कार्पस ल्यूटम यहाँ तक बताया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, ये भी हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है। ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था, बट ये इसको एक अलग नेचर से क्वेश्चन है। बट अगर कंसेप्ट कल वाला क्लियर है तो क्वेश्चन आप कर जाएंगे। विच हार्मोन ऑफ ओवरी इज अ प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा हार्मोन है ओवरी का जो प्रोटीन हार्मोन कहलाता है। प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, रिलैक्सिन है। कल मैंने आपको ये सब हार्मोन्स की नेचर बताई थी कि कौन से हार्मोन जो है वो स्टीरॉइड होते हैं या जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल हार्मोन्स कहा जाता है। और किन को पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन आपका आता है किसमें, स्टीरॉइड में। ईस्ट्रोजन भी स्टीरॉइड में आता है, एंड्रोजन में, टेस्टोस्टेरोन वगैरह ये भी आते हैं किसमें। वेरी गुड, डी ऑप्शन होगा। इसमें आते हैं स्टीरॉइड में। तो ये बचता है प्रोटीन का, वो है रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये डेरिवेटेड होता है अमाइनो एसिड्स से। और आपको पता है अमाइनो एसिड्स किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स का ये होता है मतलब प्रोटीन इन नेचर होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपने जहन में बिठाना है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन वो थोड़ा सा घुमा के देता है, वो भी फिर कर जाता है आदमी। उसके बाद 151 पे क्वेश्चन पे देखते हैं, ये कौन सा है कि जो है ना, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ईस्ट्रस इन मेयर। मेयर में जो ड्यूरेशन ऑफ ईस्ट्रस है, हीट के पीरियड्स हैं, वो क्या है, कितने टाइम तक होते हैं, 1 to 2 डेज, 2 to 4 डेज, 4 to 7 डेज, 9 डेज। तो आपने याद रखना है जो मेयर है, हार्स की फीमेल है, इसमें ड्यूरेशन ऑफ ईस्ट्रस होती है 4 to 7 डेज। ठीक है, ये आपने याद रखना है, 4 to 7 डेज या इसके बीच में कोई ऑप्शन जरूर आएगा, आपको ये एवरेज जरूर याद रखनी है। ठीक है, जिसमें वो एक्सेप्ट करती है मेल को या हीट के पीरियड्स जिसको कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, ये इनमें एवरेज है, ये 4 to 7 डेज। इसमें आगे पीछे ऑप्शंस में वो दे सकता है, परेशान होने की बात नहीं है। काऊ का हम पढ़ चुके हैं कितना होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 24 आवर्स जो पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो वो बता रहा हूँ, वरना 12 से 18 घंटे जो है ना स्ट्रेस की ड्यूरेशन होती है काऊ में या केटल में। ठीक है, बट एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है पास्ट पेपर्स में 24 आवर्स। तो आपने भी 24 आवर्स ही याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ईव होती है शीप की, उसमें हमने एनिमल रिफ्रेशर में पढ़ा था 24 to 36 आवर्स का होता है। ठीक हो गया, गोट में फिर 48 आवर्स का होता है ईस्टर्स का टाइम। मेयर में बता दिया 4 to 7 आवर यहाँ पे। और बीच में आपने याद रखना है 7 to 9 डेज तक होता है बीच में ईस्टर्स का पीरियड जो होता है। तो ये कुछ थे जो आपको रिवाइज भी करवा दी, और यहाँ पे आपने देखने इन पे यहाँ पे देखा भी हुआ है। यहाँ पे जैसे देखें, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ईस्ट्रस इन काऊ, काऊ का पूछा हुआ है। तो काऊ में तो इतना ज्यादा नहीं होता, कम से कम कितना होता है, 24 आवर्स का होता है। तो 1 to 2 डेज तक हम ऑप्शन को करेंगे। ठीक है, 1 से 2 दिन तक। इससे ज्यादा क्योंकि और ज्यादा हो जाता है टाइम जो ऑप्शंस में मौजूद है, तो वो करेक्ट नहीं होगा। तो 1 से 2 दिन तक वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर बिच का इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, ईस्टर्स ड्यूरेशन बिच की कितनी होती है बता दिया। यहाँ पे 7 to 9 डेज होता है, तो यहाँ पे 9 डेज इसने सिंप्लीफाई करके ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 9 डेज आपने याद रखना है, ये बिच का जो होता है ड्यूरेशन ऑफ ईस्टर्स होता है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाएं ये सौ, यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये तो काऊ का हो गया, 4 to 7 डेज हो गया। मेयर का 9 डेज हो गया। बिच का ये जो सो होता है पिग की फीमेल, उसका जो स्ट्रेस की ड्यूरेशन होती है वो होती है 2 to 4 डेज। ठीक है, ये आपने याद रखना। बट सो से इतने रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 155 पे, के ओव्यूलेशन अकर्स इन काउ एट। काउ में जो ओव्यूलेशन होती है वो कब होती है, क्या ऑप्शन है, 12 आवर्स आफ्टर द onset ऑफ स्ट्रेस, 12 आवर्स आफ्टर द एंड ऑफ स्ट्रेस, 2 डेज ऑफ स्ट्रेस, 17 आवर्स बिफोर एंड ऑफ स्ट्रेस। ओव्यूलेशन क्या होती है, ओव्यूलेशन कहा जाता है रिलीज ऑफ एग को। ठीक है, रिलीज ऑफ एग या ओव्यूम जो होता है, जो ग्राफिन फॉलिकल्स मेच्योर हो जाते हैं तो वो एक रिलीज करते हैं एग को या ओव्यूम को, जिसको कहा जाता है ओव्यूलेशन। तो आपने याद रखना है, ये 2000 मैंने पास पेपर भी भेजे हैं, आप देखेंगे जाके सेकंड पेज पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन आ चुका है कि ओव्यूलेशन अकर्स इन काउ। उसने जो है ना टाइम आवर्स में तो नहीं पूछा था, ये क्वेश्चन आया था कि ऑनसेट ऑफ स्ट्रेस में होता है
जो है ना मिड ऑफ ईस्ट्रस में होता है या आफ्टर द एंड ऑफ ईस्ट्रस में होता है। ये क्वेश्चन आपका 2020 में आ चुका है। तो आपने सबसे पहले याद रखना है कि जो काऊ में ओव्यूलेशन होती है वो आफ्टर द एंड ऑफ ईस्ट्रस होती है। ठीक है, ईस्ट्रस खत्म होने के बाद ओव्यूलेशन काऊ में देखी जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने ज़हन में बिठाना है। फिर टाइम आपने याद रखना है बी ऑप्शन। वेरी गुड। 12 आवर्स आफ्टर द एंड ऑफ ईस्ट्रस। ठीक हो गया, ये ओव्यूलेशन का टाइम होता है किसमें, काऊ में। क्योंकि काऊ 24 आवर्स ईस्ट्रस में रहती है या 12 से 18 घंटे ईस्ट्रस में रहती है, तो वहां पे ओव्यूलेशन नहीं होता ड्यूरिंग स्टैंडिंग हीट। उसके बाद वाला जो टाइम होता है 10 से 12 घंटे, वो ओव्यूलेशन का टाइम होता है आफ्टर द एंड ऑफ ईस्ट्रस काऊ में। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान में बिठाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो है ना ईव का याद रख लें, शीप का भी, काऊ का भी याद रख लेते हैं, शीप का भी याद रख ले, थोड़ा इंपॉर्टेंट है शीप का भी। ओव्यूलेशन अकर्स इन ईव जो होता है एट 12 आवर्स ऑफ आफ्टर ऑनसेट ऑफ ईस्टर्स, 12 आवर आफ्टर एंड ऑफ ईस्टर्स, सेकंड डे ऑफ ईस्टर्स, 17 आवर्स बिफोर एंड ऑफ ईस्टर्स। ये आपने याद रखना है। जो शीप्स होती हैं या ईव्स जिन्हें कहा जाता है, उनमें जो ओव्यूलेशन होता है वो होता है 17 आवर्स बिफोर द एंड ऑफ ईस्टर्स। ये बात आपने याद रखनी है। शीप में आपने वर्ड याद रखना है बिफोर, और काऊ में याद रखना है आफ्टर। ठीक है, मतलब जब वो हीट में ही रहती है, जब अभी हीट के पीरियड्स खत्म नहीं होते हैं, उससे उसके बीच में ही जो है ना ओव्यूलेशन होता है ईव में। ठीक है, कितना आपको बताया यहाँ पे मैंने, स्टैंडिंग हीट का टाइम ईव में होता है 36 आवर्स तक। ठीक है, 36 आवर्स तक वो हीट में रहती है या स्ट्रेस में रहती है। तो काऊ में जो हो रहा था वो स्ट्रेस के बाद हो रहा था, बट शीप में क्या है, ईस्टर्स खत्म 36 आवर्स खत्म होने से पहले 17 घंटे जो पहले होते हैं उसमें ओव्यूलेशन हो जाती है शीप में। ये आपने याद रखना है। मतलब ईस्टर्स गोइंग ऑन है और उसके पहले पहले एक रिलीज हो जाता है और जो है ना हीट कंप्लीटली फिनिश हो जाती है। तो ये भी एमसीक्यू थोड़ा ट्रिकी है, आपको परेशान कर सकता है। बस आपने ये बिफोर वाले वर्ड पे फोकस करना है। ईव का अगर पूछ ले तो बिफोर, और काऊ का पूछ ले तो आपने याद रखना है एंड ऑफ ईस्टर्स, आफ्टर एंड ऑफ ईस्टर्स। ठीक है, और मेयर में भी कब होता है, बिफोर एंड ऑफ ईस्टर्स होता है। मेयर का भी शायद मैंने मेडिसिन में बताया था, वहां पे सच कोई था 24 से 20 और 48 आवर्स बिफोर एंड ऑफ ईस्टर्स। ये ओव्यूलेशन का टाइम होता है किसमें, मेयर में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं डिफरेंट एनिमल से, तो क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, 158 और 159 के प्रो ईस्ट्रस ईस्ट्रल ब्लीडिंग इज सीन इन विच ऑफ द एनिमल एंड पोस्ट ईस्ट्रल ब्लीडिंग इज सीन इन विच ऑफ द एनिमल। प्रो से आपने याद रखना है, प्रो ईस्ट्रल ब्लीडिंग का मतलब होता है हीट बिफोर हीट का जो ईस्ट्रस का फेस होता है या ईस्ट्रस की जो स्टेज होती है उससे पहले ब्लीडिंग होती है। तो ये होती है किस एनिमल में देखी जाती है, ये देखी जाती है बिच में। ये आपने याद रखना है। ठीक है, बीच में प्रो ईस्ट्रल ब्लीडिंग होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है पेपर के हवाले से। जो है ना वही सेम इसमें साइन देखी जाती है, वुल्वा वगैरह की सोलिंग होती है, ब्लड वेजिनल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, बट यहाँ पे अलो नहीं करता वो मेटिंग के लिए एनिमल को, मेल एनिमल को बीच। ठीक है, बट जनरली उसमें ब्लीडिंग होती है ईस्ट्रस फेज से पहले। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि उस टाइम ना बीच में ईस्ट्रोजन की लेवल बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो वहां से जो है ना ब्लड वेजल्स वगैरह वजैना से जो जाते हैं वो लीक हो जाती हैं और वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो ये बीच में बस आपने ये डायरेक्ट एमसीक्यूज याद रखना है, प्रो ईस्ट्रल ब्लीडिंग जब भी आ जाए तो आपने बिच करना है। ठीक है, प्रो। और दूसरा है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो मतलब ईस्ट्रस के बाद में जो ब्लीडिंग होती है, मतलब ईस्ट्रस के फेज के बाद में या ईस्ट्रस की स्टेज के बाद में किस एनिमल में ब्लीडिंग होती है, ये आपने याद रखनी है। ये होती है काऊ में। ठीक है, किस में होती है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड डिस्चार्ज होता है आफ्टर द फेज ऑफ ईस्ट्रस। इसको कहा जाता है पोस्ट ईस्ट्रल ब्लीडिंग। और ये कॉमनली देखी जाती है किसमें, काऊ में। और ये दोनों गोल्डन एमसीक्यूज हैं पेपर के हवाले से, आ सकते हैं प्रो और पोस्ट ईस्ट्रल। ठीक है, दोनों आपको पता हो, प्रो में दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, बिच बिच में होती है, और पोस्ट ईस्ट्रल ब्लीडिंग ये होती है काऊ में।
ठीक है, ये एमसीक्यूज आपने याद रखने। यह भी देख लें, यह भी एक फीचर है, ये डिफरेंट इसके हमने फेसेस पढ़े हुए हैं, स्टेजेस पढ़ी हुई हैं। टोनिक ओविडक्ट इज सीन इन, ये पूछ सकता है वैसे पेपर में भी, छोटा सा एमसीक्यू से। टोनिक ओविडक्ट किस में होता है? प्रोइस्ट्रस में, ईस्ट्रस में, मेट ईस्ट्रस में, डाई, ये चार फेसेस होते हैं ईस्ट्रस साइकिल के। तो टोनिक का क्या मतलब होता है? जब मसल्स की जो टोन होती है वो, या मसल्स एक्टिव हो जाती हैं या टाइट हो जाती हैं। सिंपल ही बता रहा हूँ, यहाँ वहाँ पे मसल्स में एक जो है ना एक्टिविटी ज्यादा पाई जाती है, या वो बहुत ही ज्यादा मस्क्यूलर हो जाती है, ओविडक्ट वगैरह। तो इसको कहा जाता है टोनिक ओविडक्ट। तो ये कब होता है? ये तब होता है कि जब एनिमल होता है ईस्ट्रस में। कब होता है? जब एनिमल ईस्ट्रस में होता है, ईस्ट्रस के फेस में होता है। तो तब जो है ना मसल्स और ज्यादा मस्क्यूलर हो जाती हैं या एक्टिव हो जाती हैं। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर दे दे कि टोनिक ओविडक्ट किस में देखा जाता है, किस फेज में देखा जाता है, तो ईस्ट्रस में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? फिर दोबारा इसका रीजन वही है कि ईस्ट्रोजन की लेवल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होती है। तो वहां पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और वहां पे जो है ना मसल्स की एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, मतलब वो इस पंप्स को फर्टिलाइजेशन की तरफ लेके जाती हैं, मूवमेंट उनकी बहुत ही ज्यादा होती है। तो यहाँ पे इस टोनिक का वर्ड यूज किया जाए, टोन ज्यादा होती है मसल्स की। ठीक हो गया? तो ये कब देखा जाता है? ईस्ट्रस वाले फेस में देखा जाता है, जहां पे ईस्ट्रोजन की लेवल ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि मेट ईस्ट्रस जो है, 165 पे आते हैं। 165 पे क्या क्वेश्चन है कि मेट ईस्ट्रस इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। मेट ईस्ट्रस जो फेज होता है वो किस में एब्सेंट होता है? सो में होता है, ईव में होता है, डॉग में होता है, या काऊ में होता है? डॉग का मतलब है यहाँ पे बिच। ऐसा नहीं है कि डॉग आप समझें कि भाई यहाँ पे ऑप्शन इसने गलत दिया है। डॉग, डॉग को आपने जस्ट अंडरस्टैंड यहाँ पे कर देना है खुद के बिच की बात है, क्योंकि ये जो ईस्ट्रस साइकिल का फेज है वो फीमेल में ही होता है, मेल में तो नहीं होता है ना। ठीक है, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन जैसे दे देते हैं, बट आपने खुद यहाँ पे माइंड चलाना है। डॉग का यहाँ पे मतलब क्या है? बिच मतलब है। ठीक है, मतलब डॉग की फीमेल। तो मेट ईस्ट्रस किस में एब्सेंट होता है? वो बिच में एब्सेंट होता है, या डॉग जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसमें ये एब्सेंट होता है। नॉर्मली चार स्टेजेस होती हैं: प्रो ईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेट ईस्ट्रस एंड डाई ईस्ट्रस। ठीक हो गया? ये चार इस तरीके से एक साइकिल चलती है। इसको मैंने डिटेल में बताया था, रिप्रोडक्शन में एक पूरी स्लाइड पे डिस्कस किया था मैंने इसको। तो मेट ईस्ट्रस आपने याद रखना है, किस में वो एब्सेंट होता है? बिच, बिचेस में या डॉग में एब्सेंट होता है। मतलब डायरेक्टली स्ट्रेस के बाद डॉग में डाई स्ट्रेस वाला फेस आता है। ठीक है, तो वो मेट स्ट्रेस वाला एब्सेंट होता है इसमें। ये एमसीक्यूज भी आपने याद रखना है। उसके बाद 166 पे क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं कि सीडो प्रेगनेंसी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। किसमें होता है? डॉग, केट, बोथ एंड बी काउ। सीडो का क्या मतलब होता है? सीडो का मतलब होता है, ये मैंने पहले कीवर्ड्स में भी बताया हुआ है आपको, कि सीडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, ये इससे रिलेटेड एक दो और भी एमसीक्यूज थे सीडो से रिलेटेड। ठीक है, सीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स मतलब होता है, ये आपने याद रखना है। फॉल्स प्रेगनेंसी जिसको कहा जाता है। फॉल्स प्रेगनेंसी का फिर क्या मतलब है? यस, वेरी गुड। फॉल्स प्रेगनेंसी का क्या मतलब होता है? मतलब फीमेल साइन ऑफ प्रेगनेंसी को शो करती है विथआउट बीइंग प्रेग्नेंट। ठीक है, इसको कहा जाता है सीडो प्रेगनेंसी। और ये किस में देखा जाता है? ये आपने याद रखना है, ये डॉग एंड केट में देखा जाता है। डॉग का मतलब है बिच में। ठीक है, डॉग और केट में ये ज्यादा देखा जाता है। केट तो वैसे इंड्यूस ओव्यूलेटर भी है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोनों में जो है ना, डॉग में ज्यादा, बिचेस में ज्यादा, ये वेरी कॉमन होता है। जो है ना क्योंकि वहां पे डाइस्ट्रेस का फेज थोड़ा ज्यादा चलता है, और जो है ना प्रोजेस्ट्रॉन का फेज ज्यादा होता है। तो उसमें जो है ना मिल्क की प्रोडक्शन या नेस्टिंग बिहेवियर ज्यादा देखे जाते हैं। तो कैट और डॉग दोनों में सीडो प्रेगनेंसी पाई जाती है भाई, काऊ में तो पाया नहीं पाई जाती, ये रेयर केस है। तो ये भी एक एमसीक्यू से। फिर आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंट एनिमल्स की ओवरीज की स्ट्रक्चर बताई हुई है कि क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, टाइप ऑफ ओवरी किस एनिमल में होती है? काऊ में होती है, ईव में होती है, मेर में होती है, या सो में होती है? क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स आपको बताए हुए हैं किस में होती है? सो में होती है। ठीक है, सो, या जिसको आप सिंपली पिग भी समझ सकते हैं, पिग।
ठीक है, तो इनमें जो ओवरी की शेप होती है वो ग्रेप लाइक ओवरी होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद काऊ, काऊ का बताया हुआ है, पढ़ाई भी है, अलमंड शेप ओवरी होती है। एक कौन सा टाइप होता है? अलमंड शेप ओवरी काऊ की होती है। और मेयर की तो वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, ये क्वेश्चन शायद नीचे हो भी सही। किडनी शेप या बीन शेप भी इसको कहा जाता है। किडनी शेप और बीन शेप ये दोनों वर्ड यूज कर सकता है कोई भी, कर ले इनमें से, कि किडनी या बीन शेप ओवरी किस एनिमल में पाई जाती है। आपने याद रखना है फिर मेयर में पाई जाती है वो, ठीक है। बाकी काऊ या ई वगैरह जो होते हैं इनमें अलमंड शेप होती है, और सो में जो होती है वो क्लस्टर ऑफ, या बस ग्रेप्स का वर्ड आपने याद रखना है, ग्रेप्स के झुंड की तरह होती है। ठीक है, ये एमसीक्यू है। जैसे देखे किडनी शेप ओवरी सीन इन किस में होती है, सी ऑप्शन मेयर में होगी। ये बीन शेप या किडनी शेप कोई भी वर्ड यूज कर सकता है। अच्छा, 169 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर के हवाले से। ओव्यूलेशन फोसा इज फाउंड इन द ओवरी ऑफ विच एनिमल? ओव्यूलेशन फोसा ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, किस एनिमल की ओवरी में देखी जाती है? काऊ में देखी जाती है, ईव में देखी जाती है, मेयर में देखी जाती है, या सो में देखी जाती है? ठीक है, और ये क्या है, ये पिट होती है। आपने ये एनाटॉमी जब पढ़ी होगी, जो बोन्स वगैरह वहां पे डिपार्टमेंट में दिखाते हैं, तो वहां पे एक सर कलोड़ो साहब होता था, वो बार बार दिखाता था कि भाई ये फोसाए बोन्स में है। तो ये एक पिट होती है ओवरी ऑफ मेयर में, ठीक है। मतलब क्या होता है, डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं ना दूसरे, तो उनमें ओव्यूलेशन होती है, पूरा जो ओवरियन का सरफेस होता है ना वहां पे। मेयर में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, या स्पेसिफिक एरिया पे ओव्यूलेशन होता है, जिसको कहा जाता है ओव्यूलेशन फोसा। ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक ही साइड पे ओव्यूलेशन होती है, ठीक है, रैंडम सरफेसेस पे नहीं होती है। तो ये एक मिडिल पेट ओवरी के पार्ट में एक स्ट्रक्चर होती है, जिसको ओव्यूलेशन फोसा कहा जाता है। बस आपने जनरली ये वर्ड बस जेन में बिठाना है, फोसा का वर्ड जब भी आ जाए ओव्यूलेशन फोसा का, आपके जेन में आनी चाहिए मेर। ठीक है, मेयर जो होती है हॉर्स की फीमेल, उसमें ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट वैसे एमसीक्यू से, ठीक है, ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, ये ओव्यूलेशन फोसा सिर्फ मेयर में ही पाया जाता है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट लिखा है। किसी ने यहाँ पे बायकोरोनेट बायपार्टाइट यूट्रस आपने पढ़ा होगा, एनिमल रिफ्रेशर में भी मैंने पढ़ाया था। बट जैसे यहाँ पे इसने दिया है कि बायकोरोनेट यूट्रस इज फाउंड इन, ठीक है, कहा कि बायकोरोनेट यूट्रस किस में होता है। यहाँ पे वेट स्कैन ने किया है इसको सो में, ठीक है ना, वेट स्कैन का बता रहा हूँ, ठीक है, वरना काउ वही तो बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे भी मिस्टेक है। और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंफ्यूज क्रॉस करवाता है। वैसे बायकोरोनेट यूट्रस काउ में भी देखा जाता है, ईव में भी देखा जाता है। एनिमल रिफ्रेशर के मुताबिक बेर में बायपर्टाइट यूट्रस होता है, ठीक है। बट यहाँ पे इसने दिया है कि ये सो में जस्ट होता है बायकोरोनेट यूट्रस। बाय का मतलब होता है दो, कोर्नो का मतलब होता है हॉर्न्स, मतलब दो लांग जो यूट्राइन हॉर्न्स होते हैं, और बॉडी जो होती है वो स्मॉल होती है, इसको कहा जाता है बायकोरोनेट यूट्रस। और इसके अपोजिट होता है बायपर्टाइड यूट्रस, ठीक है। तो ये काऊ में भी पाया जाता है, ईव में भी पाया जाता है, और सो में भी पाया जाता है। बट यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं इसने, इसलिए इस क्वेश्चन को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो एनिमल रिफ्रेशर में पढ़ा है वही आपने देखना है। बाकी ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो एज सच क्वेश्चन वो नहीं निकालेगा, आपने परेशान नहीं हो। क्योंकि तीन चार बुक्स मैंने पढ़ी हैं, डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट लिखा है। किसने बायकोरोनेट में काऊ को फिट किया है, किसने बायपर्टाइड में भी काऊ को फिट किया है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ यूट्रस में ये डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट लिखा है। तो ये एक जो है ना क्वेश्चन कंफ्यूज क्रॉस करवाने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दें आप ही। बस एनिमल रिफ्रेशर में जो पढ़ा है वही आप देख ले। उसके बाद क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। ये काऊ की जस्ट आप याद रखें, बाकी किसी की याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल में क्वेश्चन देगा तो काऊ का ही पूछ सकता है कि लेंथ ऑफ यूट्राइन हॉर्न्स इन काऊ, काऊ में यूट्राइन हॉर्न्स की लेंथ कितनी होती है, ये भी आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी लेंथ क्या होती है, 25 to 30 सेंटीमीटर। तो ये जस्ट सिर्फ आप काऊ की, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जस्ट ये आप थोड़ी सी जहन में बिठा लें, बाकी कोई वो इशू नहीं है। वही बायकोरोनेट यूट्रस होता है, दो यूट्राइन हॉर्न्स होते हैं, एक यूट्राइन बॉडी होती है स्मॉल सी। तो जो यूट्राइन हॉर्न्स होते हैं उनकी जो अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है वो होती है 25 to 30 सेंटीमीटर तक, ठीक है। बट ये भी कभी ऐसा पेपर में नहीं आया है, बट थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करें। उसके बाद
ये तो गोल्डन क्वेश्चन है, वहां पे भी मैंने बताया था आपको, ट्रिक भी बताई थी इससे रिलेटेड कि इसको किस तरीके से याद रखना है। द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अकर फ्रॉम विच डक्ट। वॉल्फेन डक्ट होती है, एक होती है मुलेरियन डक्ट। सी ऑप्शन में बोथ ऑफ दी। आपको बताया है फीमेल की जब भी बात आए आपने इसको अपोजिट जेंडर में याद रखना है। ये ट्रिक मैंने वहां पे बताई थी थ्योरी में। आपने फिर यही ट्रिक आपको दोबारा बता रहा हूं, आपने वही याद रखनी है। फीमेल का वर्ड आ जाए तो आपने इसको मेल तस्लीम करना है। क्या है तस्लीम करना है? अपोजिट जेंडर में करना है, मेल में। ठीक है। अगर वो मेल की पूछ ले, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव की पूछ ले, तो आपने इसको अपोजिट जेंडर में यूज करना है। मेल का अपोजिट क्या होगा? वुमेन कर ले आप, और वो वुमेन से होगा वोल्फिन डक। ठीक हो गया। तो फीमेल की पूछिए, फीमेल को हम अपोजिट में चेंज करते हैं मेल में, तो मेल से क्या होगा? मुलेरियन डक्ट होगा। तो फीमेल का बी ऑप्शन होगा। अगर हमसे ये यहाँ पे पूछेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी डक्ट इन्वॉल्व होती है, तो फिर हम मेल को वुमेन में कन्वर्ट करेंगे, अपोजिट जेंडर में करेंगे, और फिर हम करेंगे वोल्फिन डक्ट वाला ऑप्शन। ये ट्रिक आपने जरूर याद रखनी है, क्योंकि इससे अगर आप थोड़ा सा इसको याद करके रखेंगे तो आप भूल जाएंगे, वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आपको ट्रिक याद होनी चाहिए कि जो भी पूछेगा उसको हमने अपोजिट करना है। फीमेल पूछेगा मतलब फीमेल को आपने वुमेन तस्लीम करना है, और उसको आपने मेल में अपोजिट में ऑप्शन वाले में करना है, मुलेरियन डक्ट में। अगर मेल का पूछेगा तो उसको आपने वुमेन में कन्वर्ट करना है। वुमेन से वोल्फिन, डब्ल्यू से शुरू होती है वोल्फिन डक्ट। ठीक हो गया। ये जरूर ट्रिक मैंने बताई थी वहां पे थ्योरी में भी, ये दोबारा यहाँ पे रिवाइज करवा दी ताकि आपको याद हो जाए ये चीज, क्वेश्चन फिर भूलेगा नहीं आपसे। अच्छा 178, ये भी क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ओविडक्ट? ओविडक्ट का कौन सा पार्ट नहीं होता है? इन्फेंटिबुलम होता है, एम्पुला होता है, स्टमस होता है। डी, वेरी गुड, डी जो एशियम होता है, ये पार्ट नहीं होता है ओविडक्ट। ये तीन पार्ट्स होते हैं इसके। एशियम क्या होता है? ये पेल्विक बोन होता है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। अच्छा 182 पे देख लें, एन्युलर फोल्ड्स आर फाउंड इन द सर्वेक्स ऑफ। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन में आ सकता है, गायनी में। कि एन्युलर फोल्ड्स जो है किसके सर्वेक्स में देखे जाते हैं? ये रिंग रिंग शेप एक स्ट्रक्चर होती है या फोल्ड्स होते हैं, ये देखे जाते हैं ईव में देखे जाते हैं। जो शीप्स होती हैं उनकी सर्वेक्स में देखे जाते हैं। ठीक है, एन्युलर रिंग्स। ये सर्वेक्स ऑफ ईव जो होता है उसमें मसल्स स्ट्रांगली नेरो होती हैं, तो वहां पे एक रिंग्स बनती हैं, रिंग टाइप एक फोल्ड्स बनते हैं जिनको एन्युलर फोल्ड्स कहा जाता है, या सर्विकल फोल्ड्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, रिंग शेप एक स्ट्रक्चर होती है, सिंपली आपने याद रखनी। फिर आता है स्क्रू शेप सर्वेक्स। स्क्रू शेप भी आपको पता हो कि स्क्रू शेप सर्वेक्स किसमें देखा जाता है, और ये भी आपने वेरी गुड, बी ऑप्शन होगा। सो जो होता है, सो के सर्वेक्स में जो स्ट्रक्चर बनती है वो स्क्रू की तरह बनती है, मतलब वो डिजिटलाइज्ड होती है या थिक होती है या स्पाइरल भी होती है, थोड़ा सा जो है ना स्क्रू टाइप उसका जो है ना शेप होती है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं जो पेपर में वो दे सकता है, स्क्रू शेप पूछ ले तो ये आपने याद रखना है सो में, और एन्युलर फोर्स पूछ ले तो ये आपने याद रखना है किसमें? सो ईव में होती। उसके बाद ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इंस्टीड ऑफ करनकल्स डैश डैश आर फाउंड इन यूट्रस ऑफ मेयर से ना, मेयर में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो डिफरेंट एनिमल, दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनसे जो है ना अलग होती हैं। ये काफी इनसे मेयर से एमसीक्यूज बनते हैं, जैसे ओव्यूलेशन फोसा है, और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर एक पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स होते हैं। दूसरा एक दो तीन चार और भी स्ट्रक्चर्स होती हैं इसमें ही आएंगी। तो मेयर में कुछ स्ट्रक्चर्स अलग पाई जाती हैं डिफरेंट एनिमल से, तो वहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, क्योंकि वो मेयर वाली आपने जरूर याद रखनी है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि करनकल्स की जगह पे यूट्रस होता है जो मेयर का, वो वहां पे क्या होता है? ठीक है। तो जो करनकल्स होते हैं, ये जो रुमिनेंट जितने भी होते हैं, वहां पे जो प्लेसेंटल अटैचमेंट साइट होती है उसको करनकल कहा जाता है, या प्लेसेंटोम जो बताया था करनकल्स वगैरह वहां पे होते हैं। ठीक है। तो ये जो मेयर होती है वहां पे जो मौजूद होते हैं वो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स। ठीक है, जिनको यूट्राइन फोल्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे एक फोल्ड्स बनते हैं, करनकल्स नहीं होते, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स बनते हैं
करंकल्स की जगह पे, तो ये एक स्पेशल फीचर होता है यूट्रस में। और इस एमसीक्यूज को वो इस तरीके से भी दे सकता है कि लॉन्गिट्यूडिशनल फोल्ड्स आर फाउंड इन, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये सेम क्वेश्चन दे दे, वो दे दे कि लॉन्गिट्यूडिशनल फोल्ड्स किस में पाए जाते हैं, काऊ में, ईव में, मेर में, बिच में। तो आपको पता हो ये मेर में स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू से एक अच्छा एमसीक्यू से पेपर के हवाले से। उसके बाद क्वेश्चन क्या है। 187 पे मैक्सिमम साइज इज अटेन्ड बाय कार्पस ल्यूटियम इन ओवरी ऑफ केटल। केटल में कार्पस ल्यूटियम मैक्सिमम अपनी जो है ना साइज में कब आता है, कौन से दिन पे आता है? 10th डे पे आता है, 8th डे पे आता है, 6th डे पे आता है, 9th डे पे आता है। तो ये भी आपने याद रखना है, केटल में मैक्सिमम साइज वो अटेन करता है कार्पस ल्यूटियम 10th डे पे। ओव्यूलेशन के बाद जो फॉलिकल्स होते हैं वो रेप्चर होते हैं, ये मैंने काफी दफा बताया। वो किस में चेंज होते हैं? कार्पस ल्यूटियम में चेंज होते हैं। उसका मेन फंक्शन कार्पस ल्यूटियम सीएल का क्या होता है कि प्रोजेस्ट्रॉन की प्रोडक्शन करवाना। प्रोजेस्ट्रॉन की प्रोडक्शन होगी तो प्रेगनेंसी मेंटेन होगी आगे के लिए, वरना काऊ की दोबारा से ईस्टर साइकिल जो होगी वो शुरू हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा हीट में। तो काऊ में जो है ना वो दोबारा चल जाएगा अगर कार्पस ल्यूटियम जो है ना मैक्सिमम साइज पे या कार्पस ल्यूटियम सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कौन से दिन पे होता है आपने याद रखना है। 10th डे पे वो अपनी मैक्सिमम साइज पे आ जाता है या मैक्सिमम एक्टिविटी पे वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर वो जो है ना प्रेग्नेंट हुई काउ, तो वहां से प्रोजेस्टेरॉन बनेगा और मेंटेनेंस हो जाएगी, वरना वहां पे ल्यूटोलाइसिस हो जाती है, ये PGF12 आ जाता है, वहां पे रिग्रेशन हो जाती है इससे। तो ये आपने याद रखना है, 10th डे पे वो अपनी मैक्सिमम साइज पे आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि 192 काऊ की आपने याद रखनी, काऊ एंड ईव में विच ऑफ द फॉलोइंग ओवर इज मोर एक्टिव। यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काऊ से पूछ सकता है कि इनमें वैसे दोनों एक्टिव होती हैं, बट यहाँ पे मोर एक्टिव पूछा है कि सबसे ज्यादा कौन सी होती है। लेफ्ट वन, राइट वन, बोथ, नन ऑफ दिस, दोनों होती हैं, ये दोबारा बता रहा हूँ, फंक्शनल होती हैं। बट मोर एक्टिव जो होती है वो होती है राइट वन, ये आपने याद रखना है काऊ एंड ईव में। ठीक है, काऊ एंड ईव में जो मोस्ट एक्टिव होती है या मोर एक्टिव ओवरी होती है वो राइट वन होती है। यहां से क्वेश्चन आपने पोल्ट्री का याद रखना है, अगर पोल्ट्री का पूछ ले, चिकन का पूछ ले, तो फिर आपने करना है लेफ्ट वन। ठीक है, कौन सी मोर एक्टिव होती है? लेफ्ट वन मोर एक्टिव होती है, पोल्ट्री या बर्ड्स, बर्ड्स की बता रहा हूं। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपने ध्यान में बिठाना है। उसके बाद 194 पे द कलर ऑफ कार्पस ल्यूटम इन ओवरी ऑफ काउ एंड मेर। काउ एंड मेर की ओवरी में जो कार्पस ल्यूटम बनता है, जिसकी प्रोडक्शन होती है, उसका कलर कौन सा होता है? रेड होता है, फिशी कलर होता है, ग्रीन होता है, या येलो कलर होता है? तो आपने याद रखना है इनमें जो काउ एंड मेर में होता है, या जनरली काउ का भी वो पूछ सकता है, तो येलो कलर होता है इसका कार्पस ल्यूटम का। आपने ये याद रखना है। ठीक है, और ये एक पिगमेंट यहाँ पे होता है जिसको कहा जाता है ल्यूटाइन पिगमेंट। ठीक है, ल्यूटाइन पिगमेंट होता है, केराटोनाइड का बना हुआ होता है, केराटोनाइड पिगमेंट्स भी इसको कहा जाता है, ल्यूटल सेल से बना हुआ था, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इट्स येलो कलर ऑफ कार्पस ल्यूटम। ठीक है, यार ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, द कलर ऑफ कार्पस ल्यूटम इन ओवरी काउ एंड मेर इज ड्यू टू द ल्यूटाइन की वजह से, क्लोरोफिल, जेंथोफिल, केरोटीन, ल्यूटाइन की वजह से ये होता है। ठीक है, तो ये भी एक MCQ आपको बता दिया, बट ये ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, 197 ऑफ इफ आफ्टर ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर्स, देन कार्पस ल्यूटम को क्या कहा जाएगा? अगर ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कार्पस ल्यूटम का क्या कहा जाएगा? कार्पस ल्यूटम स्पोरियम, कार्पस ल्यूटम अल्बिकन्स, वेरी गुड वेरी गुड, कार्पस ल्यूटम वेरियम, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे आपने याद रखना है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है उसके बाद जो कार्पस ल्यूटम होता है उसको कार्पस ल्यूटम अल्बिकन्स कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी डेवलप नहीं हुई, कार्पस ल्यूटम टेम्पररी अपना फंक्शन देगा, फिर साइकिल चल जाएगी, तो ये आपने याद रखना है, इसको कार्पस ल्यूटम अल्बिकन्स कहा जाता है। यहाँ रिग्रेस हो जाता है, सिंपली अगर मैं कहूँ, वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, बताया ना, रिग्रेशन भी होती है कार्पस ल्यूटम की, तो उसको कार्पस ल्यूटम अल्बिकन्स कहा जाता है।
और स्पोरियम किसे कहा जाए? स्पोरियम वो होता है जो ईस्टर साइकिल में पूरा कार्पस ल्यूटम होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भी सही। पूरा जो ईस्टर साइकिल में कार्पस ल्यूटम चलता है उसको कार्पस ल्यूटम स्पोरियम कहा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 198 में, इफ आफ्टर ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन अकर्स देन कार्पस ल्यूटम इज आल्सो नोन एज गर्ल। अगर कार्पस ल्यूटम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है तो उस कार्पस ल्यूटम को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कार्पस ल्यूटियम वेरियम। ठीक है। वेरियम जो होता है ये होता है जब फर्टिलाइजेशन होती है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है उसको अल्बिकन्स कहा जाता है। और कार्पस ल्यूटम ऑफ ईस्ट्रस साइकिल, पूरी ईस्ट्रस साइकिल में जो कार्पस ल्यूटम होता है ड्यूरिंग ईस्ट्रस साइकिल, उसको कहा जाता है स्पोरियम। ठीक है, स्पोरियम ये आपने याद रखिए। ये तीन टाइप के कार्पस ल्यूटम आपने जहन में बिठाने जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है। रिग्रेशन से याद रखना है, रिग्रेशन होती है मतलब वो खत्म हो जाता है, तो नॉट वाला वर्ड आपने नेगेटिव याद रखना है अल्बिकन से। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वेरम याद रखना है। और जो ईस्टर साइकिल का पूछे तो ईस्टर साइकिल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ये देखें 201 पे आगे के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डेवलप्ड बाय मेल को आपने अचानक से जल्दी में टाइम बचाना है अपना, वुमेन में कन्वर्ट करना है। वुमेन में डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू से वोल्फ एंड डक आपने याद रखनी है। ठीक है। ये ट्रिक जरूर याद रखनी है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। अच्छा, नर्स सेल टेस्टिस के कौन से होते हैं बता दिया है। सार्टोलाई सेल्स जो होते हैं या सेरोटोलाई सेल्स जो होते हैं इनको नर्स सेल या मदर सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? नोरिश करते हैं जो है ना सेल्स को, स्पर्म सेल्स को नोरिशमेंट का काम करते हैं, एज ए नर्स, नर्स का काम करते हैं। और लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन वगैरह निकलता है। ये भी वहां पे डिटेल में पढ़ाया था, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फंक्शनल यूनिट टेस्टिस का क्या होता है? यूनिफोरस ट्यूबुल, सेमिनिफरस, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तो किडनी का होता है, जर्म सेल्स। सेमिनिफरस ट्यूबुल्स जो होते हैं इनको फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है तो एक्चुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोजिनोसिस होती है या स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है ये सेमिनिफरस ट्यूबल्स में होती है, तो इसलिए इसको टेस्टिस का फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, 207 पे जो क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ एपिडाइडमिस का क्या फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म, मेचुरेशन ऑफ स्पर्म, इन ऑल ऑफ दिस। एपिडाइडमिस का क्या फंक्शन होता है? तीनों फंक्शन होते हैं। ठीक है, वेरी गुड अब्दुल्ला जमील। इसने क्या 2020 में शायद ये तीनों ऑप्शन में दिए थे, 2023 में भी इससे क्वेश्चन आया था, उसने सिर्फ ये ऑप्शन में दिया था कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म। तो आपको ये तीनों तभी बताता हूँ, सारी चीजें बताऊं तब जाके आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे कि एपिडेडमिस का क्या फंक्शन होता है। वो स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का, उसको कंसंट्रेशन का भी काम करता है, उसके बाद जो है ना उसको मेचुरेशन का भी काम करता है। ठीक है। मतलब स्पर्म्स मूव करेंगे टेस्टिस से थ्रू एपिडेडमिस, ये वहां से वास डिफरेंस ऑफ तक जाते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन चैनल का काम करता है। उसके बाद कंसंट्रेशन में ये एक्सेस फ्लूइड जो होती है टेस्टिस से आती है, उसको वो ये एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, तो स्पर्म की कंसंट्रेशन हो जाती है। और उसके बाद वहां पे जैसे स्पर्म्स पहुंचते हैं उनकी मेचुरेशन भी हो जाते हैं, मेच्योर भी हो जाते हैं। तो ये तीनों फंक्शंस हैं और तीनों में से कोई एक भी दे सकता है एपिडेडमस का ऑप्शन में। तो तीनों क्लियर होने चाहिए। लेस देन 1 मिनट है, यहाँ तक हम एमसीक्यूज करते हैं 207 तक। फिर कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आपने दोबारा ज्वाइन करना है ताकि हम जीके की क्लास आज करेंगे।